ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपका बिजनेस लॉ का 5th लेक्चर है। ठीक है, और अभी आज हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, टाइप्स पढ़ी और उससे रेलिवेंट इसेंशियल्स देखे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसी से रेलिवेंट हमने अभी भी आज भी हम कॉन्ट्रैक्ट को ही पढ़ रहे हैं। होपफुली आज आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आज हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। और इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, आप के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, तो आप इसको साथ साथ ही देखिएगा कि क्या इसमें टाइप्स वगैरह एग्जांपल्स वगैरह मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलेगी। The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises, unless such promise is dispensed with or excused under the provisions of this act or of any other law। तो ये कहता है कि जी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेफिनेट होती है। आपने मतलब पार्टीज ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जाहिर है वो परफॉर्म करने के लिए किया होता है ना। तो चूंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक प्रॉमिस होता है, तो अगर तो पार्टीज उसको करने के लिए राजी हैं तो दैट मीन वो परफॉर्म होगा। लेकिन अगर किसी एक को कोई इशू आ जाता है, किसी एक पार्टी को, आइदर प्रोमिसर या प्रोमिसी, किसी को भी इशू आ जाता है, तो तब वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं होगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता इन दैट केस। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड, यानी कि अगर ये जो परफॉर्मेंस है इसके अंदर कोई एक्सक्यूज आ गया है, या इसको हम कोई किसी वजह से तोड़ना चाह रहे हैं, या मतलब ये किसी किसी भी रीजन की वजह से ये खत्म हो रहा है, तो दैट मीन्स परफॉर्मेंस डिस्पेंस हो जाएगी। ठीक है, इसकी कोई भी वजह हो सकती है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अंडर द इंसॉल्वेंसी एक्ट, द इंसॉल्वेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम पेइंग हिज डेट्स। अगर एक कोई पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि इंसॉल्वेंसी क्या होती है। इंसॉल्वेंसी ये होती है कि जब एक बंदा जो है वो डिफॉल्टर हो जाता है, वो और उसके सारे एसेट्स बिक जाते हैं, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसके पास कुछ नहीं रहता कि वो अपने जो है वो कोई डेट्स पे कर सके, या वो अपने उसके साइड पे अगर कोई परफॉर्म करने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए है, तो वो उसको फिर उसके लिए उसको पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी इंसॉल्वेंट। तो ऐसी सूरत में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके लिए डिस्चार्ज रहता है वो पर्सन। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज होता क्या है एक्चुअली में। तो लेकिन इन सिंपल वर्ड्स इसका ये मतलब है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो डेफिनेट होती है, लेकिन अगर कोई एक पार्टी दोनों साइड में से, प्रोमिसर या प्रोमिसी वाली साइड में से, दोनों पार्टीज में से अगर कोई एक पार्टी जो है वो एलिजिबल नहीं रहती ड्यू टू एनी रीज़न, तो ऐसी सूरत में जो आपका प्रॉमिस है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसकी मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एक दफ़ा वो भी पढ़ के सुना देती हूँ, आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। अब ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस। ए ने बी के साथ प्रॉमिस किया है कि एक स्पेसिफिक दिन, एक स्पेसिफिक टाइम पे वो उसकी एक पिक्चर पेंट करेगा, बट ए डाइज बिफोर द स्पेसिफाइड डे। कॉन्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड आइदर बाय ए रिप्रेजेंटेटिव्स और बाय बी। यानी कि एक बंदा जब उसकी डेथ हो गई है, जिसने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो स्पेसिफाइड डे और टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, तो ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो आपका परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हमारे पास एक और एग्जांपल है जी। वाई प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू एक्स ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹25,000, बट वाई डाइज बिफोर दैट डेट। वाई रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू पे 25,000 टू एक्स रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे पैसों का मामला इन्वॉल्व हो गया है। उसमें ये हुआ है कि एक्स ने वाई ने प्रॉमिस किया था एक्स के साथ कि वो पेमेंट करके आपसे गुड्स खरीदेगा, लेकिन वाई की पहले ही डेथ हो गई है, लेकिन चूंकि उसने प्रॉमिस किया हुआ है टू पे,
तो वो 25,000 उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वाई के, वो लाजमी उनको लाइबल हैं कि वो पे करेंगे। सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो डेफिनेट होती है, लेकिन अगर उसमें किसी एक कोई ऐसा सिचुएशन हो गई है कि जिसकी वजह से आपका जो ये वाला एक्ट है उसके उसमें प्रोविजंस हैं कि अगर कोई एक पार्टी की डेथ हो जाती है या कोई एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो ऐसी सूरत में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ठीक है, सो दिस इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट्स वेरी इजी, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो गई होगी। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं कि हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि पार्टीज जो है वो डिमांड कर सकती हैं परफॉर्मेंस। पार्टीज में प्रोमिसर होगा, प्रोमिसी होगी। इन केस द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन वैलिडली असाइंड, द असाइनी कैन इन्फोर्स द प्रॉमिस। ठीक है, however, the burden of a contract cannot be removed from a promisor on the other on to another without the consent of the promisee. अच्छा, अब जिन दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हुआ है, वही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई और पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो जब तक प्रोमिसी जिसके साथ वादा किया गया है वो उसके लिए अलाउ नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल, तब तक वो किसी तीसरी पार्टी के ऊपर बर्डन नहीं डाला जा सकता। ये वाली लाइन मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। द बर्डन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ प्रोमिसर ओन टू अनदर विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसी। किसी दूसरे के ऊपर प्रोमिसर नहीं डाल सकता जब तक प्रोमिसी इसकी कंसेंट ना दे दे, जब तक वो इसकी इजाजत ना दे दे। बट द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी असाइंड, लेकिन इसका जो फायदा होता है वो असाइन किया जा सकता है इफ देयर इज नो ऑब्लिगेशन अटैच्ड टू इट। अगर उसने कोई इसके ऊपर शर्त नहीं रखी हुई, कोई इसके ऊपर उन्होंने चार्ज नहीं लगाया हुआ, तो तब ये इसके जो बेनिफिट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो किसी और को आप किसी दूसरी पार्टी को वो फॉरवर्ड कर सकते हो। And the contract does not depend upon personal qualifications and consideration of the parties to it. ठीक हो गया। दोबारा इस स्लाइड को मैं पढ़ रही हूँ कि परफॉर्मेंस कौन डिमांड कर सकता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि परफॉर्मेंस कोई भी पार्टी डिमांड कर सकती है, आइदर वो प्रोमिसी है या प्रोमिसर है। ठीक है, दोनों डिमांड कर सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने किसी दूसरी पार्टी को आपने बर्डन डालना है, तो वो बर्डन प्रोमिसी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स ने वादा किया है वाई के साथ कि वो एक्स जो है वो पेंट करके देगा तस्वीर एक सर्टेन डेट और टाइम पे, तो एक्स उसका बर्डन किसी दूसरे पर नहीं डाल सकता अनलेस एंड अनटिल वो वाई से उसकी जो है वो इजाज़त नहीं ले लेता। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब था। और लेकिन जो उसका बेनिफिट होगा, यानी कि उसकी जो पेमेंट होगी, वो एक्स की बजाय किसी और को भी की जा सकती है जब तक एक्स अलाउ ना कर दे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपने जब किया है तो उसमें आपने ये मेंशन एक्स ने किया है कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरी जो इसका मैं पेंट कर देता हूँ, अगर तो उसकी उसी वक्त में पेमेंट होनी है तो फिर तो ये चीज़ नहीं पॉसिबल। लेकिन अगर पेमेंट इसकी एक आध दिन के बाद होनी है, तो एक्स को चाहिए कि वो इसमें ये चीज़ ये शर्त रखे कि अगर मेरे एक दिन के बाद पेमेंट करने की सूरत में अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो इसकी पेमेंट आप मिस्टर ए या मिस्टर बी को भी कर सकते हैं। तो वो प्रोविजन, मतलब वो वाली बीच में क्लॉज एक ऐड की जा सकती है। लेकिन प्रोमिसी जब तक इजाज़त ना दे तब तक ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हु शुड परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट को किसको परफॉर्म करना चाहिए। जी, आ जाते हैं इसके, हम कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ रही हूँ मैं। आ कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर और हिज एजेंट। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो प्रोमिसर या एजेंट ही कर सकता है और उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। अगर कुछ किसी ने करना है तो उसकी पहले प्रोमिसी से हमें इजाज़त देनी पड़ेगी। ठीक है, when the parties intend that the promise must be performed by the promiser himself on account of some special personal skills, इट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय हिम। यानी वही बात आ गई कि इधर एग्जाम्पल भी वही दी हुई है जो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले दी
For example, when X promises to paint a picture for Y, he must perform this personally. अगर X ने प्रॉमिस किया हुआ है Y के साथ कि जी मैं ही तुम्हारी जो है वो पिक्चर पेंट करूंगा, तो फिर वो X को ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर X इजाज़त ले ले ड्यू टू सम सर्टन रीजंस कि जी ये फला मुझे प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो प्रॉमिसी की कंसेंट के साथ वो हो सकता है। लेकिन जब अगर उसने नहीं किया हुआ तो वो प्रॉमिसर या उसका एजेंट ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा पर्सन नहीं कर सकता। Contract which require the performance by the promiser cannot be assigned to anybody else by the promiser without the consent of the promisee. However, when a promisee accepts performance of the promise from a third party, he cannot afterwards enforce it against the promiser. वही बात आ गई कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है पहले कि हाँ जी अगर तो आप जो है थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो फिर वो प्रॉमिस ही बाद में इन्फोर्स नहीं कर सकता कि भैया तुमने मेरे साथ वादा किया हुआ था तो अब तुम ही करके दो। लेकिन अगर वो जो प्रॉमिसर है वो बीच में थर्ड पार्टी को ले आता है कि भाई अगर मैं इस काम को नहीं कर सकता तो मेरी बिहाफ पे, मेरे जो साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इस बिहाफ पे ये पर्सन जो है वो कर देगा, तो वो एक अनदर पार्टी है। अगर तो वो उसका एजेंट है तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर वो एजेंट नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट उस तरह से परफॉर्म नहीं होगा, फिर उसके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वही सारी नई चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आ कॉन्ट्रैक्ट वेयर परफॉर्मेंस मे बी अंडरटेकन बाय द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स मे बी असाइंड, बट द ओरिजिनल प्रोमिसर एंड हिज असाइनी आर बोथ लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। वही बात आ गई, इसी चीज को वो बार बार एक दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि अगर तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या एजेंट है प्रोमिसर का वो करें तो ठीक है, और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर जो है वो लाइबल होंगे नॉन परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, फिर उनको सू भी किया जा सकता है, यानी कि उनके ऊपर मुकदमा डाला जा सकता है, चार्ज डाला जा सकता है, उनको कोर्ट में घसीटा जा सकता है। ठीक है, या आपने इन सिंपल वर्ड्स ये चीज़ काफ़ी सुनी है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। व्हेन टू और मोर पर्सन्स हु मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, all such persons during their life and after the death of either of them, their representatives jointly with the survivors, and after the death of the last survivors, the representatives of all jointly must fulfill the promise। अच्छा, ये इसने काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी जो बंदा प्रोमिसर है और प्रोमिसी है दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो तब भी जो है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उसके एजेंट होंगे या उसके बिहाफ पे जो उसके साथ ज्वाइंटली काम कर रहे होंगे, तो उनको वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो प्रोमिसी कंपेल कर सकता है अगर ज्वाइंट प्रॉमिस हो और प्रोमिसर में से मतलब मल्टीपल प्रोमिसर्स हैं, कोई एक बंदा नहीं है, 3-4 बंदे हैं जिनके साथ प्रोमिसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। प्रोमिसर्स हमारे पास यहाँ पे अगर मल्टीपल हैं तो उस सूरत में किसी एक की डेथ की सूरत में जो बाकी सर्वाइवर्स हैं उनको, या सर्वाइवर्स में से भी अगर कोई नहीं बचता, 3-4 लोग हैं और उसकी सूरत में भी जो कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके ऊपर ये लाइबिलिटी होगी कि वो प्रॉमिस को फुलफिल करे। आई होप आपको इसकी समझ लग गई होगी। इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जी मैम। चलिए आगे आ जाते हैं। वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस where a promiser had made an offer to performance to the promisee and the other offer has not been accepted, the promiser is not responsible for non performance, nor does he thereby lose his rights under the contract। ठीक हो गया। उसने कहा है कि अगर प्रोमिसर ने ऑफर किया है प्रोमिसी के साथ, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुई, यानी कि अगर इसमें अभी एक्सेप्टेंस नहीं शामिल तो तब वो लाइबल नहीं है। तो ये तो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ऐसी अगर सिचुएशन हो
तो फिर वो ऑफर ही वैलिड नहीं होती, ठीक है। वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं जब तक होगी, तो वो एग्रीमेंट कैसे होगा, और वो जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। आगे ये कहा गया है एवरी सच ऑफर, अगर कोई ऐसी ऑफर है तो वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, वो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होनी चाहिए, मस्ट बी मेड इन अ वे दैट द प्रोमिसरी इज एबल टू ascertain दैट द प्रोमिसर इज एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट एज प्रोमिस्ड, ठीक है। तो ये उसी बात को जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसी को एक्सटेंड कर रहा है इन सिंपल वर्ड्स। यहाँ पर थोड़े अल्फाज में उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल दूंगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी नहीं हुई, लेकिन इसको गौर से सुनिएगा, ठीक है। A contract to deliver to B on 1st March 2008 at his warehouse 500 bales of cotton of a particular quality, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ए और बी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि उसने मार्च 1 को उसके वेयर हाउस पे 500 बेल कॉटन जो है वो अच्छी क्वालिटी की वो उसने डिलीवर करनी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक एन ऑफर ऑफ अ परफॉर्मेंस विद द इफेक्ट stated herein, A must bring the cotton to B warehouse on the appointed day. Under such circumstances, that B may have a reasonable opportunity of satisfying himself that what is being offered in cotton of the quality contracted for, and that there are 500 bales. अच्छा, ये भी वो सिंपल सी उसने एग्जांपल दी हुई है कि अगर ए और बी के दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई बेल्स ऑफ कॉटन का है जो कि स्पेसिफिक क्वालिटी की डिलीवर करनी है, तो वो उसी क्वालिटी की डिलीवर होंगी तो वो प्रॉमिस जो होगा वो माना जाएगा, और उसकी एक्सेप्टेंस भी होगी तो तभी वो माना जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इसको ये नहीं कह सकते कि जी ये परफॉर्म होना लाजमी था, इसके लिए सू नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल इसकी जो स्पेसिफाइड जो भी इसकी क्लॉजेज हैं वो फुलफिल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये इतना तो मुश्किल नहीं है, ये इसमें 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और एक एग्जांपल दी हुई है, तो इसी से रेलिवेंट आप अपनी भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं जी, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, इसकी हमने थोड़ी थोड़ी बात की हुई है कि जो टाइम एंड प्लेस डिसाइड हुई हुई है प्रॉमिस की, वो परफॉर्मेंस की वही होनी चाहिए। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के दरमियान में जो एप्लीकेशन टाइम है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का वो फिक्स्ड होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। लेकिन अगर फिक्स्ड नहीं है तो जो रीजनेबल टाइम उसने स्टिपुलेट किया होगा, जो रीजनेबल टाइम उसने डिफाइन किया होगा प्रॉमिसी ने, उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होगा, ठीक है। और रीजनेबल टाइम विल डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। अगर तो डेफिनेट डे है तो उसी डे उसी टाइम के अकॉर्डिंग काम होगा, लेकिन अगर डेफिनेट डे नहीं है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो उसके यूजुअल आवर्स होते हैं जिस दौरान में ये फुलफिल हो जाना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ये काम होगा। मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, एक्सक्यूज मी। When by a contract a promisor is to perform his promise without application by the promisee, and there is no fixed time for such performance, it must be made within a reasonable time. Reasonable time will depend upon particular facts and circumstances of a case. एक सेकंड। जी, क्लास आपको इसकी समझ लग गई है? जी मैम। चलिए आगे हम आ जाते हैं जी, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिस्चार्ज की बात हो रही है। द पार्टीज टू क्लास, मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ, एक्चुअली मुझे पानी पीने की ज़रूरत है, तो मैं एक घूंट पानी पी के आती हूँ। हाँ जी क्लास, आगे आ गया हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू इट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ब्रिंग्स इट्स टर्मिनेशन। अच्छा, अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों पार्टीज जो हैं वो परफॉर्म करने की नीयत से ही उसमें एंटर होती हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो खुद ही टर्मिनेट हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ अदर मोड्स हैं
जो पार्टीज को परफॉर्मेंस से फ्री कर देते हैं, ठीक है। और वो कुछ नीचे हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं कि वो क्या है। There are some other modes as well which set the parties free from their respective rights and liabilities under the contract. The various modes in which contract is discharged may be following: by performance, when the parties to the contract have duly performed their respective undertaken by them, the contract comes to an end. जाहिर सी बात है कि जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे सेकंड पॉइंट है बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। A contract comes into being by the agreement between the parties. Therefore, it may be charged by their mutual agreement. This can be done either by novation or by substituted agreement or by subsequent conditions. ये नीचे बताया हुआ है कि ये नोवेशन और ये सब्सिक्यूटेड कंडीशन या वेवियर ये क्या हो सकता है। दोनों पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो या अग्रीमेंट जो है वो म्यूचुअल, अगर वो म्यूचुअली कहें कि भाई ये वजूहात हैं, इस वजह से हम इसको परफॉर्म नहीं करते या इसको डिस्चार्ज कर देते हैं, तो वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? वो हो सकती हैं जी नोवेशन। व्हेन द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्टर्ड बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, इट टेक्स द शेप ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट डीम्ड टू सब्स्टिट्यूट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज थस डिस्चार्ज्ड। नोवेशन नाम से ही पता चल जाएगा कि अगर कोई एक ऐसी क्लॉजेज आपने बीच में ऐड कर दी हैं कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान में, तो ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यू क्लॉजेज जब ऐड हुई हैं तो दैट मीन्स वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उसके लिए आपको नया कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत होगी, तो जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर एक पार्टी जो है वो बी पार्टी के घर में रेनोवेशन करने की तरफ आती है, लकड़ी का काम करने की तरफ आती है और सारा उसको रेनोवेट करती है, उसकी फर्नीचर को भी सारा रेनोवेट करती है, इस चीज़ की अगर क्लॉज है, लेकिन एट सर्टन पॉइंट बी इस चीज़ से कहता है कि जी मुझे तो घर ही चेंज करना है, इस जगह पर तो मैं बनाना ही नहीं चाहता और मुझे इतना काम नहीं करवाना, मुझे बहुत कम सा काम करवाना है, मुझे सिर्फ एक अलमारी बनवानी है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, जो पहले किया होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो दोनों पार्टीज की अग्रीमेंट पे फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो उस असल शक्ल को खो देता है और वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। आगे आ जाते हैं हम वेवियर पे। The parties may abandon their respective rights by mutual consent, that is may be resigned the contract। अच्छा, अब ये वहाँ यहाँ पर भी ये बात आ गई कि दो पार्टीज जो हैं वो अपने राइट्स को म्यूचुअल कंसेंट से इजतनाब कर सकती हैं, उससे मना कर सकती हैं, ठीक है। फिर जब ऐसा होगा, अगर ए पार्टी और बी पार्टी के दरमियान में भी सेम वही रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब ऐसा हुआ है कि ए के पास भी टाइम नहीं है सारा रेनोवेट करने का और बी के पास भी उतना पैसा नहीं है, तो जब वो दोनों अपने आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उसको वेवियर दे सकते हैं एक दूसरे को, कि वो कहेगा कि भाई जितना तुम काम कर सकते हो उतना कर दो विद इन दिस मच टाइम, और वो कहेगा कि भाई इसी के अकॉर्डिंग मैं पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। कंडीशन सब्सिक्वेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट में कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग इट्स डिस्चार्ज on the non-fulfillment of a contract, precedent or the occurrence of a condition subsequent, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन है मतलब इसके डिस्चार्ज से रेलिवेंट, यानी कि उसमें कोई आपने क्लॉज डाली हुई है कि अगर डिस्चार्ज होगा तो वो सर्टन कंडीशन के ऊपर होगा या नॉन फुलफिलमेंट पे होगा, तो ऐसी सूरत में भी आपने जो भी उसके अंदर क्लॉजेज ऐड की होंगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि अगर लॉ कह देता है कि भाई इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और नहीं हो सकता, तो उस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एंड हो सकता है। Sometimes the performance of a contract is discharged by the operation of some law.
For instance, as soon as a person is discharged by an order of the insolvency court, his liabilities under contract are discharged. हमने इसकी शुरू में भी बात की थी कि अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है और वो बैंकरप्ट हो गया था, ठीक है, तो उसकी वजह से वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके सारे एसेट्स वगैरह बिक गए हैं, तो तब भी वो उसको कोर्ट ये कहती है कि आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं वो फिर आपके साइड से वो डिस्चार्ज हो जाएंगे क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हैं, ठीक है। तो ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, इस वजह से जो है वो बंदा लाइबल नहीं होता, ना उसको फिर उस तरह से सू किया जा सकता है क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी जो है वो ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल एनी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं बाय इम्पॉसिबिलिटी। अच्छा जी, क्लास आपके साथ विंडो शेयर हो रही है? नो मैम। अच्छा चलिए, आ गया। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, if the performance of the contract becomes or turns out to be impossible, the parties to the contract are discharged from their respective obligations under the contract. अगर कोई ऐसा काम है जो कि इम्पॉसिबल सा फील होने लग गया है, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ए पार्टी ने बी के साथ ये मुआहदा किया था कि हम आपका घर बनाएंगे, ठीक है, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया या हैवी रेन होना शुरू हो गई उस एरिया में, तो ऐसी सूरत में भी इम्पॉसिबल हो जाती है परफॉर्मेंस, तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक हो गया। बाय ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है कि कोई भी एक पार्टी उसमें से उसको तोड़ देती है, ब्रीच कर देती है। When one party to the contract breaks the contract by non-performance of the promise or otherwise, the other party is discharged from his obligations under the contract and has a right of action against the party responsible for the breach. यानी कि कोई एक पार्टी अगर भाग गई है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तो जो दूसरी पार्टी है वो उसको उसके ऊपर उसको लायबल ठहराएगी, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी कि भैया तुमने हमारा जो है वो काम नहीं किया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया। लेकिन अगर जो पार्टी है वो उसको डिस्चार्ज कर देती है फ्रॉम फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशंस, तो तब वो उसके पास जो है वो राइट होता है कि वो उसको ख़त्म कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है तो फिर तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो उसको फुलफिल करे ही करे, ठीक है। आगे आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, बाय लैप्स ऑफ टाइम। The lapse of time under the law of limitation amounts to a discharge for all practical purposes. अच्छा, अब यहाँ पर इसका ये मतलब है कि अगर तो जो टाइम लिमिटेशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं हुआ, तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। तब आपका जो प्रोमिसर ने वादा किया हुआ था कि उसने 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो कॉटन जो है वो फॉरवर्ड करनी थी बी को, लेकिन वो उस 10 डेज के अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में बी पार्टी जो है वो उसको डिस्चार्ज कर सकती है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा, सारा ऑब्लिगेशन जो होगा वो पार्टी ए पे आ जाएगा। यानी ड्यू टू टाइम और टाइम लिमिटेशन की वजह से अगर कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे जी हमारे पास है, ये हमारे डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की जो पॉइंट्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट है, वो मैं थोड़ा यहाँ पर उसका मैंने ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, वो मैं थोड़ा जो लिखा हुआ है मैं पढ़ रही हूँ। Frustration of a contract means its premature termination on account of the happening of an event which was not in the contemplation of the parties when they entered into contract. अच्छा, फ्रस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो जाए, यानी कि आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है किसी ऐसे इवेंट की वजह से जो कि डिफाइंड नहीं था, जो कि दोनों पार्टीज़ के हाथ में नहीं था, तो ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इधर एग्जांपल एक वार की ली जा सकती है। अगर कहीं किसी एरिया में कोई वार होना शुरू हो गई है, तो या कोई पॉलिटिकल ऐसी इंस्टेबिलिटी आ गई है जिसकी वजह से इम्पॉसिबल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो सके, तो ऐसी सूरत में भी इसको हम फ्रस्ट्रेशन कहेंगे कि ये
हाथ में नहीं है किसी भी पार्टी के कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकती। ठीक हो गया। तो अच्छा जी, अब फ्रस्ट्रेशन जो है उसकी वजह से दोनों पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एंड हो जाता है। ठीक है, और उसके दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। ठीक है, दिस में बी अंडर द जनरल रूल्स अगेंस्ट एंटरिंग द कोर्ट्स। ठीक है, ये जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और ये स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। ठीक है, आगे आ गया जी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ब्रीच करने के कुछ मोड्स हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के कुछ मोड्स हैं। ठीक है, वो मैं पढ़ रही हूँ, ये अभी हमारे पास थोड़ा सा रह गया, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर तो ये विद इन हमारे पास 5 मिनट का टाइम है, अगर तो ये उसके दौरान हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता तो हमारे पास सिर्फ ये डैमेजेस और टाइप्स ऑफ डैमेजेस रह जाएगा। इसकी मैंने आपको नीचे मैम असाइनमेंट, सॉरी मैंने कहा कल कर लेंगे ये सारा, फिर एक दो जो टॉपिक्स रह गए हैं। नहीं, वो कल नहीं करेंगे, इसको हमने कोशिश करनी है हम आज ही कर लें। और लेकिन कल भी मैं आपको 5 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज तो करा दूंगी, लेकिन साथ मैंने असाइनमेंट भी इसी से रेलिवेंट ही दी हुई है, जो एंड वाला टॉपिक है उसी से रेलिवेंट असाइनमेंट भी है। तो मैं इसको रिवाइज ज़रूर कर दूंगी। और इस असाइनमेंट को आपने ये एक ही क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। ठीक है, डिस्क्राइब डैमेजेस विद एग्जांपल्स इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले ये हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं कि कौन कौन सी वजह होती हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो जाता है। मोड्स मैम ऑफ, ये एक बता, जी जी, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम्म, नोवेशन वाला जो पॉइंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट में नोवेशन क्या चीज थी? यानी कि कोई ऐसी रीज़न आ गया, कोई ऐसी वजह आ गई जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनलिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, और एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्लॉजेज ऐड होती गई जिसकी वजह से वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो उस वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल जो हमने बातचीत की हुई थी वो तो रही नहीं। इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी। ठीक है, कि ए और बी पार्टी के दरमियान में एक घर बनाने का एग्रीमेंट हुआ था, या कोई घर की रेनोवेशन का एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन बी पार्टी जो कि प्रोमिसी है वो कहता है कि नहीं जी मैंने ये घर नहीं बनाना, मतलब वो विद इन स्टेपुलेटेड टाइम ही वो कहता है कि मैंने ये घर नहीं बनाना, ऐसा करो कि मेरी दूसरी एक जगह है वहां पर सिर्फ एक अलमारी बना दो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, फिर वो एक अलमारी बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ हो सकता है उसने इसको रिवर्स में किया हो कि सिर्फ एक अलमारी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया हो बी के साथ, ए ने बी के साथ, लेकिन वो बाद में कहता है कि जी मेरा ये काम भी कर दो, वो काम भी कर दो, मेरा पूरा फर्नीचर बना दो, मेरे पूरे घर को रेनोवेट कर दो। तो उस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा प्रीवियस वाला, और एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये होता क्या है। यानी कि ब्रीच का मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, टूट जाना, वो किसी भी वजह से हो सकता है। वो इधर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि वो क्यों क्यों हो सकते हैं। वो ये रेम्यूनरेशन नहीं है, ये रिन्यू रिनंसिएशन है। ठीक है, मैम ये रीन्यूक्लिएशन है। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, रिनंसिएशन है। इसका मतलब होता है तर्क कर देना। यानी कि अगर परफॉर्मेंस से पहले ही दोनों पार्टीज के दरमियान में कुछ ऐसा हो गया है कि वो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो ब्रीच हो जाएगा। और जो जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, टूटता है, तो उसके डैमेजेस होते हैं। ठीक है, वो डैमेजेस पे करना होते हैं किसी एक पार्टी को जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट टूटा होता है। ठीक है, तो इसी से रेलिवेंट आगे 2 स्लाइड्स हैं कि डैमेजेस की टाइप्स क्या होती हैं और डैमेजेस होते क्या हैं। ठीक है, इसको आपने ये वाले टॉपिक को आपने खुद से स्टडी करना है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, डैमेजेस को, टाइप्स ऑफ डैमेजेस को भी, इसको आप गूगल कीजिएगा और वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको इसकी व्हाट्सएप कर दूँगी बुक से तस्वीरें, आपने वहाँ से स्टडी करना है इसको। मैं ये चाहती हूँ कि आपकी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग हो रेलिवेंट टू डैमेजेस, ताकि आपको आपकी जो असाइनमेंट है, ये जो असाइनमेंट 1 दी हुई है मैंने आपको, ये इसको आप कर सकें। अच्छा, इसकी मैं आपको ड्यू डेट भी बता रही हूँ, मैं इधर ही लिख देती हूँ इसकी ड्यू डेट क्या है। बच्चों, आपको इस असाइनमेंट को करने के लिए 2 दिन तो इनफ होंगे, लेकिन मैं आपको संडे तक का इसका संडे नाइट का तक का टाइम दे देती हूँ। ठीक है, इज इट
ओके फॉर यू ऑल्सो? एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको आपने संडे तक करना है। ये 20 तारीख बनती है, ठीक है। 20 दिसंबर आ जाएगी। और इसको आपने टाइप्ड फॉर्म में ये मुझे चाहिए और आपने ये सबमिट करानी है वाया ईमेल